आज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आपने टेबल 1.1 में देखा 9 तरह के सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको। अब हम जाने लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। जब सॉल्वेंट लिक्विड हो तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, और सॉल्यूट गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड इन अ लिक्विड। इस तरह के सॉल्यूशन में एक या एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे। जनरली लिक्विड सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा और सॉल्यूट वोलेटाइल हो भी सकता है या फिर नॉन वोलेटाइल होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमें सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है। इसका मतलब होता है ये दो कंपोनेंट से कंप्राइजेज है। इस सॉल्यूशन में लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। केयरफुली बच्चों, आप इसे सुने। जब आपका थ्योरी पार्ट क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर को पढ़ने के लिए हम क्लोज कंटेनर लेंगे और 2 कंपोनेंट होगा 1 एंड 2। जनरली सॉल्वेंट के लिए हम 1 लेते हैं, सॉल्यूट के लिए 2 लेते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट जो है एवोपोरेट होंगे और इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे वेपर फेज और लिक्विड फेज में, जिससे टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज P टोटल हो जाएगा, और P1 और P2 जो होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दोनों कंपोनेंट का 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। Chi1 एंड Chi2 दैट मीन्स X1 एंड X2 मोल फ्रैक्शन होंगे दोनों कंपोनेंट के 1 एंड 2 के रेस्पेक्टिवली। अब हम जाने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। प्रेशर एक्सिबिटेड बाय वेपर प्रेजेंट एबव अ लिक्विड सरफेस इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। और वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं दैट वेपराइजेज ईजली वेरी फास्ट। एग्जाम्पल केरोसिन, ईथर, पेट्रोल, स्पिरिट, एसीटोन एक्सेट्रा। जब वेपर प्रेशर की बात आती है तो रॉल्ट्स की बात आती है। ये फ्रेंच केमिस्ट हैं, फ्रैंकिस मार्टी रॉल्ट। ही के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर and the mole fraction. The relationship is known as Raoult's law, which states that for a solution of volatile liquid, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. यदि एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P1 है और उसका मोल फ्रैक्शन Chi1 होगा X1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो P1 नॉट लगाएंगे। P1 नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर को मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसी तरह से दूसरे कंपोनेंट के लिए P2 इक्वल टू P2 नॉट X2 होगा। इट मीन्स दैट P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। P2 नॉट जो होता है वो रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट 2। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर P टोटल over the solution phase in a container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution and given as P total is equal to P1 plus P2। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उसमें लिक्विड लेंगे और उसे कवर करेंगे और उसे हीट करेंगे। जब हम हीट करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 तरह के फेज़ हमें मिलेंगे, लिक्विड फेज़ और वेपर फेज़। लिक्विड फेज़ और वेपर फेज़ दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर क्या होता है और P नॉट क्या होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के। According to Dalton's law, P total is equal to P1 plus P2। जब हम P1 एंड P2 का वैल्यू P total में डालेंगे तो P total is equal to X1 इंटू P1 नॉट हो जाएगा एंड प्लस X2 इंटू P2 नॉट होगा। जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द 2 कंपोनेंट X1 एंड प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम X1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस X2।
तो हम पी टोटल इक्वल टू x1 इंटू पी वन नॉट प्लस x2 इंटू पी टू नॉट लिखते हैं। तब chi1 का वैल्यू जब हम डालते हैं दैट मीन x1 का तो 1 माइनस x2 हो जाएगा, p1 नॉट होगा प्लस x2 इंटू p2 नॉट होगा। इस तरह से p टोटल इज इक्वल टू p1 नॉट प्लस p2 नॉट माइनस p1 नॉट इंटू x2 हो जाएगा। तो 2.16 इक्वेशन से हमें पता चला कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कहने का मतलब है यदि हम टोटल वेपर प्रेशर को निकालते हैं सॉल्यूशन पे तो सिर्फ एक कंपोनेंट से पता चल जाता है मोल फ्रैक्शन से। और सेकेंड पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। कहने का मतलब है कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 से होता है। थर्ड पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। हम जब ग्राफ बनाते हैं P1 और P2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन chi1 एंड chi2 फॉर द सॉल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट। फिगर 2.3 देखें। लाइन 1 एंड लाइन 2 लीनियर होता है जो ओरिजिन से पास करता है, और उसी तरह से लाइन 3 का जो हम निकालते हैं P टोटल वो chi2 के वर्सेस होगा, वो भी लीनियर होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज़ P1 नॉट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज़ P2 नॉट। जब हम इस ग्राफ में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो ओरिजिन है वो x1 इज इक्वल टू 1 होगा उस पॉइंट पर और x2 इज इक्वल टू 0 होगा, और राइट साइड में ओरिजिन पर x1 इज इक्वल टू 0 होगा और x2 इज इक्वल टू 1 होगा। यदि P1 ज़्यादा वॉलेटाइल है P2 से तो P2 नॉट का जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर होगा और P1 नॉट का ग्राफ ऊपर की ओर होगा। लेकिन इसमें एक एज्यूम करते हैं कि कंपोनेंट 1 इज़ लेस वॉलेटाइल देन द कंपोनेंट 2, दैट इज़ P1 नॉट इज़ लेस वॉलेटाइल देन P2 नॉट, मीन्स P2 नॉट जो होगा वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। जब हम P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 करते हैं इक्वेशन 2.14, न्यू बुक में इक्वेशन नंबर 1.14 होगा, और P1 और P2 का जब हम वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट होगा। और हम इस ग्राफ को देखें लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0 है, तो और इस इक्वेशन में हम x1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं और x2 का वैल्यू हम 0 लेते हैं। चूँकि P1 नॉट जो है वो लेस वॉलेटाइल है तो P टोटल इज इक्वल टू x1 P1 नॉट हो जाएगा जो कि मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। अब उसी इक्वेशन में हम x1 का वैल्यू 0 ले लेते हैं जब हम राइट हैंड साइड ओरिजिन देखते हैं तो ग्राफ का, और x2 का वैल्यू वहाँ पर 1 लेंगे, तो जो P टोटल होगा वो x2 इंटू P2 नॉट होगा, मीन्स P टोटल जो होगा वो P2 नॉट होगा, वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा P टोटल का। ऐसा एज्यूम करते हैं कि कंपोनेंट 2 जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए P1 नॉट इज़ लेस देन P2 नॉट, और P2 नॉट जो आएगा वो ऊपर की ओर आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, और P1 नॉट मिनिमम वैल्यू कहलाता है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से बताती हूँ, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का दोनों कंपोनेंट 1 एंड 2 का लेते हैं। वेपर प्रेशर को हम y एक्सिस में लेंगे और मोल फ्रैक्शन को x एक्सिस पे लेंगे तो हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा। एक टाइम में मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट का वैल्यू 1 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी जगह पर राइट हैंड साइड ओरिजिन पर x2 का वैल्यू 1 होगा। जैसा कि हम जानते हैं टोटल सम ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो एक टाइम जब हम एक साइड का 1 ले लेते हैं दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का यदि 1 लेते हैं तो दूसरा जो कंपोनेंट होगा
उसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा। उसी तरह से राइट हैंड साइड में यदि 1 लेते हैं X2 का तो दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और P टोटल में जो ऊपर में आएगा वो P2 नॉट होगा, वो चूँकि ज़्यादा वोलाटाइल है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू वो कहलाएगा। और P1 नॉट जो होगा वो नीचे की ओर होगा, P टोटल में वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। और बच्चों आप केयरफुली इस वीडियो को सुन लें, फिर ग्राफ से कंपैरिजन करें। फिगर 2.3 पुराने बुक में है और नए बुक में फिगर 1.3 होगा। ये जो प्लॉट है वो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का है ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और डैश लाइंस जो है 1 and 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। It can be seen from the plot that P1 and P2 are directly proportional to X1 and X2 respectively. The total vapor pressure is given by the mark 3 in the figure, जो solid line में है। कहने का मतलब है P total is equal to P1 plus P2। P1 0 हो जाएगा तो P total equal to P2 नॉट होगा, और दूसरी बार P2 0 हो जाएगा तो P टोटल इज इक्वल टू P1 होगा नॉट, जो कि मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। हमने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन पढ़ा है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होगा। अब इसे ऐसे समझिए, मैंने एक क्लोज कंटेनर रखा, उसमें सॉल्यूशन रखा, उसे हीट किया, जो कि लिक्विड है। कहने का मतलब है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, और हीट करने पर वो वेपर में चेंज होगा। तो हम वेपर फेज को कैसे पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि वेपर फेज जो है वो सॉल्यूशन से इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम उसको समझते हैं। इस वक्त का भी ध्यान रखें, द कंपोजिशन ऑफ अ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। यदि हम y1 एंड y2 को मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट लेते हैं 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन अ वेपर फेज, देन द यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल एंड P2 इज इक्वल टू y2 इंटू P टोटल। इन जनरल Pi इज इक्वल टू yi इंटू P टोटल। तो इक्वेशन 2.17 से हम निकाल सकते हैं y1 इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल, और इक्वेशन 2.18 से हम निकाल सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 बाई y1। उसी तरह से हम P टोटल P2 के रेस्पेक्टिव निकाल सकते हैं, मतलब P टोटल इज इक्वल टू P2 बाई y2, या फिर y2 इज इक्वल टू P2 बाई P टोटल। आई होप वेपर फेज में आप पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं ये जान गए होंगे। सिर्फ मोल फ्रैक्शन को हम लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए y1 एंड y2 दोनों कंपोनेंट का लिया है वेपर फेज का। अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल 2.5 आपके न्यू बुक में एग्जाम्पल 1.5 होगा। ये क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin, and second mole fraction of each component in vapor phase. सबसे पहले हम मोलर मास डाइक्लोरोमीथेन का निकाल देंगे। CH2Cl2 85 ग्राम होगा। कार्बन 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 हाइड्रोजन का, 35.5 इंटू 2 क्लोरीन का, जो 85 ग्राम पर मोल आएगा। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म का हम मोलर मास निकालेंगे तो 119.5 ग्राम पर मोल आएगा। जैसा कि मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाई द मोलर मास, तो मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का हो जाएगा 40 ग्राम दिया हुआ है बाई द 85 ग्राम पर मोल, दैट इज इक्वल टू 0.47 मोल। और क्लोरोफॉर्म का मोल्स हम निकालेंगे तो 25.5 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास 119.5 ग्राम पर मोल आया है, जो निकल के 0.213 मोल आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे
moles of chloroform and the moles of dichloromethane, 0.47 plus 0.213 that is equal to 0.683 मोल। जैसा कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसी का निकालना है, सपोज करो कि हमें निकालना है डाइक्लोरोमीथेन का, तो मोल्स ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन बाय द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन का होगा, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का आ जाएगा 0.47 बाय द 0.683 दैट इज इक्वल टू 0.688। तो हमें क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ द टू बाइनरी सॉल्यूशन का जो होता है वो 1 होता है मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे, तो 1 माइनस 0.688 माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.312। हम 0.688 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि दूसरा जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वो डाइक्लोरोमीथेन का है, इसलिए उसका मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। अब हम यूजिंग इक्वेशन 2.16, इसमें पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट दैट इज इंटू x2 दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 415 माइनस 200 इंटू 0.688। क्योंकि हमें P1 नॉट दिया हुआ है 200 और P2 नॉट जो है वो 415 है, और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का निकला है 0.688, तो उसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें 317.9 mmHg P टोटल निकल जाता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज को निकालने के लिए हम इक्वेशन 2.17 और 2.18 का यूज़ करेंगे। न्यू बुक में वो 1.17 होगा और वो 1.18 होगा, जिसमें सॉलिड स्टेट नहीं दिया हुआ है, इससे सॉल्यूशन को 1 कंसीडर किया है। क्योंकि हम जानते हैं P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल, P डाइक्लोरोमीथेन का निकालना होगा तो 0.688, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का है 0.688, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे P टोटल से जो 415 mmHg है। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू P टोटल दैट इज इक्वल टू 0.312 इंटू 200 mmHg और दैट इज इक्वल टू 62.4 mmHg होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज निकालने के लिए, जैसा कि हम 2.19 इक्वेशन से जानते हैं, y i इज इक्वल टू पी आई बाई पी टोटल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी आई बाई पी टोटल निकाल लेंगे, दैट मीन्स 285.5 mmHg बाई 347.9 mmHg दैट इज इक्वल टू 0.82 आएगा। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन का आएगा। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे, वो भी इसी तरह से बनेगा, दैट मीन्स वाई आई इज इक्वल टू पी आई बाई पी टोटल, पी ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म दैट इज इक्वल टू 62.4 mmHg बाई 347.9 mmHg, जो पी टोटल है दैट इज इक्वल टू 0.18। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए इन वेपर फेज इस तरह से निकलेगा। तो डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकला 0.82 और क्लोरोफॉर्म का जो निकला वो 0.18 निकला। जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो इससे मतलब होता है कि एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज विल बी ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज़ मोर वोलाटाइल। यहाँ पे मोर वोलाटाइल जो है वो डाइक्लोरोमीथेन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल 2.5 कैसे बनाते हैं। उसी तरह से फॉलो करते हुए आप एक्सरसाइज वाले टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो बनाएं, जिससे आपको वेपर प्रेशर निकालने आ जाएगा और मोल फ्रैक्शन भी।